गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। और थर्ड ईयर के फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। उसमें हमने कल बक्सर का युद्ध कर लिया था और अब हम आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बंगाल में लॉर्ड क्लाइव की द्वितीय गवर्नरी 1765 से 1767 ईस्वी। 2 वर्ष के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भारत की बंगाल की व्यवस्थाओं को सुधारने के उद्देश्य से और इन व्यवस्थाओं को प्रॉपर रूप से पुनः स्थापित करने के लिए क्लाइव को भेजा था और 1765 ईस्वी में क्लाइव कलकत्ता पहुंचा था। अब आप देखिए, जो इस समय स्थिति थी, बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बाद अवध के वजीर नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संबंध में कोई एक नीति निर्धारित करनी थी और इसी उद्देश्य से क्लाइव यहाँ आया था। फिर आप देखिए, इस समय स्थिति जो थी वो काफी बिगड़ चुकी थी, चारों तरफ अव्यवस्थाएं थी और इन अव्यवस्थाओं का एक कारण ये भी था कि कंपनी के जो निजी व्यापारी थे, वो कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपना निजी व्यापार करने लगे थे, तो कंपनी इससे काफी घाटे में जा रही थी। और दूसरी ओर यदि हम देखें, जब पुनः क्लाइव इंडिया आया उस समय मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी और उसका अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला जो था वो सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल था, अतः ये क्लाइव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन सारी व्यवस्थाओं को किस प्रकार वो एक सुव्यवस्था के रूप में कायम करें। इसके लिए उसने सर्वप्रथम इलाहाबाद की संधि की थी 1768 ईस्वी में। अब देखिए, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, उस संधि को करने के लिए स्थितियां जो थी वो उत्तरदायी नहीं थी। इसका कारण क्या था? आप देखिए, जिस समय क्लाइव बंगाल पहुंचा तो उसके लिए किसी एक निर्णय को लेना संभव नहीं था। आप जानते होंगे, जैसा मैंने कल भी बताया था, कि वेल्सिटार्ड ने मुगल बादशाह से ये वादा किया था कि जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उस युद्ध की समाप्ति के पश्चात अवध का जो सूबा था वो मुगल बादशाह को दे दिया जाएगा। वेल्सिटार्ड ये समझौता कर चुका था, लेकिन क्लाइव आप देखिएगा इस तरह से अवध का सूबा शाह आलम द्वितीय को देने के पक्ष में नहीं था। इसके कारण क्या थे कि उसने ये महसूस करा कि यदि अवध का ये सूबा मुगल सम्राट को दे दिया जाएगा तो मुगल साम्राज्य की सीमाएं कंपनी के शासन या कंपनी के साम्राज्य के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। इस समय जो मराठे थे वो भी निरंतर धावे मार रहे थे, तो क्लाइव ने महसूस करा कि यदि अवध का सूबा मुगल बादशाह को दे दिया जाएगा तो मराठे आक्रमण करेंगे और मराठों के आक्रमण से जो कंपनी साम्राज्य है वो भी असुरक्षित हो जाएगा और बिना वजह कंपनी की सेना को मराठों से उलझना पड़ेगा, जिसके लिए अभी क्लाइव या कंपनी की सेना जो थी वो तैयार नहीं थी। इस तरह से आप देखिएगा, एक उचित नीति निर्धारण, एक उचित निर्णय क्लाइव को लेना था। वेल्सिटार्ड निश्चित रूप से, क्योंकि उसका वचन जो है, जो उसके द्वारा शाह आलम को दिया गया था वो भंग हो रहा था, तो निश्चित रूप से क्लाइव की इस नीति के प्रति उसकी जो भावनाएं थी वो ठीक नहीं थी। वो क्लाइव के इस डिसीजन से खुश नहीं था, लेकिन बहरहाल क्लाइव एक सही डिसीजन पर पहुंचना चाहता था और उसने इन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से वो ये भी मानता था कि शाह आलम द्वितीय जो है वो स्वयं इतना समर्थ नहीं है कि अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर पाए या मराठों के आक्रमण को रोक पाए। और क्लाइव के मन में कहीं ना कहीं यह भी भय सता रहा था कि कमजोर मुगल बादशाह को मराठे अपने अधिकार में ले सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं और यदि ऐसा हो गया तो पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कंपनी शासन के लिए ये चुनौती बन जाएगा। अब इन सभी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से
क्लाइव के द्वारा एक संधि की गई मुगल बादशाह के साथ, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। लिखिएगा इसमें 12/10/1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और कंपनी या क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अनुसार अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के सूबे लेकर के मुगल बादशाह को हस्तांतरित कर दिए गए या दे दिए गए। मुगल बादशाह द्वारा, अगला लिखेंगे, मुगल बादशाह द्वारा एक विशेष फरमान जारी करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए गए या कंपनी को सौंप दिए गए, और एक अन्य फरमान द्वारा नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया गया, और साथ ही साथ बिहार और उड़ीसा में भी नजमुद्दौला को नवाब स्वीकार कर लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा किया। 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा किया। इसके बाद आप देखिए मुगल बादशाह से इलाहाबाद की संधि हो गई। अब बारी थी अवध के वजीर नवाब शुजाउद्दौला की, और शुजाउद्दौला के साथ भी क्लाइव ने एक पृथक संधि की, जिस संधि के तहत उससे पहले ही कड़ा और इलाहाबाद के सूबे जो थे वो ले लिए गए थे। इसके अलावा आप देखिएगा बाकी का जो राज्य का भाग था अवध का, कड़ा और इलाहाबाद को छोड़ करके वह भाग जो थे उसके प्रदेश के भूभाग वो पुणे नवाब शुजाउद्दौला को सौंप दिए गए थे। लेकिन चुनार का महत्वपूर्ण दुर्ग था और चुनार के उस दुर्ग पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार बरकरार रखा। साथ ही साथ आप देखिएगा नवाब वजीर को क्षतिपूर्ति के रूप में 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें जो क्षति हुई थी अंग्रेजों की, वो क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने के लिए उसे कहा गया था। इसके अलावा आप देखिए बनारस और गाजीपुर की जो जागीर थी वो राजा बलवंत सिंह की को पैतृक जागीर के रूप में प्रदान कर दी गई थी, क्योंकि बलवंत सिंह जो था वो कंपनी का या अंग्रेजों का समर्थक था। इसके साथ साथ आप देखिए इस समय में जो नवाब वजीर शुजाउद्दौला था उसे अन्य किसी भी यूरोपियन को और मीर जाफर के समर्थकों को या मीर कासिम के समर्थकों को किसी प्रकार का सहयोग, सहायता या संरक्षण देने से मना किया गया था। क्लाइव क्योंकि उसका हर एक प्रयास कंपनी की आय में वृद्धि के लिए था, तो उसके द्वारा अवध में भी अंग्रेजों के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने या व्यापारिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए गए और शुजाउद्दौला द्वारा इनकी स्वीकृति मिल गई। लेकिन क्लाइव द्वारा वहां पर कुछ फैक्ट्रियां या कारखाने स्थापित करने की जो मांग थी उसे वजीर नवाब शुजाउद्दौला द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। और आप देखिए इस बात के लिए क्लाइव द्वारा भी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला गया था। तो इस तरह से आप देखिए क्लाइव द्वारा नवाब वजीर शुजाउद्दौला और जो शाह आलम द्वितीय था उसके साथ संधि समझौते कर लिए गए थे। अब बारी आती है नजमुद्दौला की। चूंकि वो अल्पवयस्क था और उसके अल्पवयस्क होने के कारण बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये जो तीनों महत्वपूर्ण सूबे थे इनकी स्थिति काफी खराब हो रही थी और वहां पर एक अच्छी व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से क्लाइव के लिए आवश्यक था कि वो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाए जिससे इन तीनों सूबों में अच्छी व्यवस्था कायम हो सके और उसके लिए आवश्यक था कि वह नजमुद्दौला के साथ भी एक नई संधि करे। और इसी के तहत आप देखिएगा पहले जैसा कि पढ़ चुके इलाहाबाद की जो संधि हुई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से
कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो चुके थे और अब जो नया समझौता किया गया था उस समझौते के तहत नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार किया गया था और ये 53 लाख थे निजामत संबंधी जो अधिकार थे वो कंपनी के पास रहेंगे। आप देखिए निजामत और दीवानी ये शासन की जो बंगाल का शासन था उसको दो भागों में विभाजित किया गया था, एक दीवानी और दूसरा निजामत। दीवानी के अधिकार से संबंधित था जो असैनिक न्याय है वो और कर और लगान वसूल संबंधी कार्य इसमें सम्मिलित थे, जबकि निजामत के अंतर्गत जो शांति व्यवस्था कायम रखना, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना ये निजामत के अधिकार थे और निजामत का ये अधिकार भी नजमुद्दौला से कंपनी के द्वारा ले लिया गया था क्योंकि वो अभी अल्पवयस्क था और उसी निजामत के कर्तव्य को या उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए 53 लाख रुपए वार्षिक कंपनी ने नजमुद्दौला से लेने की मांग की थी, जिसे नजमुद्दौला ने स्वीकार कर लिया था। अब देखिए बात करते हैं ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इस इलाहाबाद की संधि का क्या महत्व है। इस संधि को लेकर के विभिन्न विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इलाहाबाद की संधि निश्चित रूप से क्लाइव की बौद्धिक चातुर्य, उसकी सूझबूझ और उसकी दूरदर्शिता का परिणाम थी, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इलाहाबाद की संधि कहीं न कहीं क्लाइव की कमजोरी, अदूरदर्शिता का परिचायक है। इसमें सर्वप्रथम आप देखिएगा सर आयर कूट थे जिन्होंने लिखा है कि एक बहुत ही शानदार अवसर क्लाइव के द्वारा खो दिया गया था। यदि वो चाहता इस समय तो वो मुगल बादशाह या अवध या दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता था, लेकिन उसने मृत पड़े मुगल बादशाह या मुगल साम्राज्य और अवध के नवाब को जीवन दान दे दिया था, जो राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं था, जो कंपनी के राज्य के लिए उचित नहीं था। लेकिन आप देखिए यदि हम बात करें एक अन्य मत के अनुसार शाह आलम जो है बहुत कमजोर था और उस कमजोरी के कारण वह अपने राज्य को स्वयं अपने बलबूते पर संभालने में समर्थ नहीं था। यदि इस दृष्टि से हम देखें तो क्लाइव द्वारा जो इलाहाबाद की संधि की गई थी वो निश्चित रूप से उसकी दूरदर्शिता का परिचायक थी। इसके बाद आप देखिए एक वेंसीटार्ड ने अवध शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया था, लेकिन क्लाइव द्वारा इस वादे को पूरा नहीं किया गया था। क्लाइव ने इस पर अपना स्पष्ट भी इस बात को किया था कि ये जो समझौता हुआ था वेंसीटार्ड और शाह आलम द्वितीय के बीच वो लिखित रूप में समझौता नहीं था। तो यदि क्लाइव के ऊपर वेंसीटार्ड या कुछ विद्वान जो वचन भंग का आरोप लगाते हैं वो भी निरर्थक सिद्ध होता है। साथ ही साथ आप देखिएगा इस समय में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी ऑलरेडी दीवानी अधिकार प्राप्त कर चुकी थी। बंगाल में उसे निजामत का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो कहीं ना कहीं कंपनी की शक्ति जो थी उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जा रही थी। तो इसका जो डिसीजन था क्लाइव का वो निश्चित रूप से कंपनी के हित में था, न कि कंपनी के लिए उसके द्वारा कोई गलत निर्णय लिया गया था। इसके बाद अब आप देखिए क्लाइव के सामने एक ये भी समस्या थी कि जो कंपनी के अधिकारी थे वो अपने निजी व्यापार को अधिक महत्व दे रहे थे। जब निजी व्यापार को महत्व दिया जा रहा था तो कंपनी की वार्षिक आय पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था। तो इसके लिए क्लाइव के द्वारा ये प्रयास किया गया और उसने काफी हद तक इस पे रोकथाम भी की कि कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार को पूर्णतः बंद कर दें, जिससे कंपनी को अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो इलाहाबाद की संधि के महत्व का मूल्यांकन करें तो निश्चित रूप से वो क्लाइव की सूझबूझ और उसकी दूरदर्शिता का परिचायक थी। अब बात करते हैं हम
बंगाल में दोहरा शासन। अब देखिए दोहरा शासन क्या था, जब पूरे शासन व्यवस्था को दो भागों में विभाजित कर दिया गया तो उस विभाजन के बाद दो भाग शासन के बन गए थे, एक दीवानी शासन और दूसरा निजामत। दीवानी शासन जैसा कि मैंने आपको बताया कर वसूल करना और दीवानी न्याय प्रदान करने से संबंधित उत्तरदायित्व जो थे वो इस भाग में रखे गए थे, और निजामत में राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य आक्रमणों से राज्य को सुरक्षा प्रदान करना आदि बातें जो थी वो निजामत में सम्मिलित की गई थी। तो इस तरह से बंगाल का ये शासन जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया था और इसलिए इसे दोहरे शासन की संज्ञा दी गई है। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्लाइव की व्यवस्था की यदि बात करें, बंगाल में किस प्रकार से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक प्रशासनिक व्यवस्था क्लाइव को दी गई, तो आप देखिए यहाँ पर जो मुगल काल में यदि हम बात करें तो बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विद्यमान था। वो बंगाल के जो बादशाह हैं या नवाब थे वो अपने आप को दिल्ली की शासन व्यवस्था से, दिल्ली के प्रशासनिक कंट्रोल से अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। और मुगल बादशाहों के शासन काल में लेकिन जो दीवानी अधिकार थे वो मुगल बादशाह के संरक्षण में बंगाल के नवाब द्वारा पूरे किए जाते थे या उत्तरदायित्वों का पालन किया जाता था, और निजामत के द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित करने का उत्तरदायित्व जो था वो बंगाल के नवाब पर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन की नींवें कमजोर होती चली गई, तो बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर करके आया और दीवानी और निजामत संबंधी अधिकार और उत्तरदायित्व जो थे वो स्वयं बंगाल के नवाब के द्वारा ही उनका उपभोग किया जा रहा था। अब बात आती है अब नई व्यवस्था को किस प्रकार से क्लाइव ने अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया और किस प्रकार से इन सूबों में एक अच्छी व्यवस्था को अंजाम देने का प्रयास किया। इसके लिए आप देखिएगा कि उसके द्वारा जो दीवानी और निजामत संबंधी अधिकार थे, दीवानी अधिकार क्योंकि कंपनी प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन निजामत संबंधी अधिकार जो है वो बंगाल के नज़्मुद्दौला द्वारा वो प्राप्त कर चुके थे, लेकिन अभी व्यवस्थाओं को सही रूप से लागू करने के लिए उसने दो भारतीय नायब दीवानों की नियुक्ति की थी। अब इसमें आप देखिएगा बंगाल के लिए उसने मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था, और इन्हीं के माध्यम से वो इन सूबों का शासन चलाना चाह रहा था। इसका कारण क्या था, वो इस बात को भली भांति जानता था कि भारत में रहते हुए यहाँ की प्रशासनिक पेचीदगियों को समझना अंग्रेज अधिकारियों के लिए संभव नहीं था, और यदि शासन को सही रूप से चलाना है तो निश्चित रूप से उसमें भारतीयों का सहयोग होना आवश्यक है। और कहीं ना कहीं उसका निर्णय यदि हम देखें तो ये काफी लाभकारी भी सिद्ध हुआ था। इससे कंपनी के अधिकारियों पर अनावश्यक रूप से जो प्रशासन का भार पड़ सकता था उस भार से उनको मुक्ति मिल गई। दूसरी ओर किसी भी सूरत में क्लाइव जो था वो कंपनी के लिए अधिक से अधिक धन बटोरना चाहता था, और संभव है इसीलिए उसने जो मुख्य रूप से ध्यान दिया वो कंपनी की आय में वृद्धि करना था। तो इसलिए उसने प्रशासनिक व्यवस्था की ओर भारतीय दीवानों की नियुक्ति की थी जो बड़े ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों का पालन कर सके और कंपनी इस तरह के किसी भी अनावश्यक कार्यभार से बच सके। इस तरह से आप देखिए ये दोहरा शासन जो था वो बंगाल में क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया था, और इस शासन से बंगाल की अव्यवस्थाओं में काफी सुधार आया था, और साथ ही साथ क्लाइव की सूझबूझ और दूरदर्शिता भी इस दोहरे शासन से काफी हद तक सिद्ध हो गई थी। अब हम बात करते हैं क्लाइव के मूल्यांकन की। नो डाउट ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसा गवर्नर मिला था
जो न केवल अच्छा सैनिक, न केवल अच्छा सेना नायक, कुशल प्रशासक था, बल्कि वह एक बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ भी था। अब आप देखिए, बहुत ही साधारण से परिवार में 1725 ईस्वी में मार्केट ड्राइटन में इसका जन्म हुआ था। यदि हम इसे शिक्षा की दृष्टि से देखें, क्लाइव की शिक्षा की दृष्टि से देखें, तो एक के बाद एक इसने 4 स्कूल बदले थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम इसकी शिक्षा के संबंध में बात करें तो क्लाइव बहुत अधिक पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था और मात्र 17 वर्ष की आयु में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क का पद प्राप्त हुआ था और 1744 ईस्वी में ये यहाँ पहुंचा था। लेकिन 1751 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और उसकी सेना के साथ जो अर्काट के घेरे में क्लाइव ने अपनी सैनिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, अपनी योग्यता का परिचय दिया, उस क्लाइव को एक सामान्य व्यक्ति से एकाएक उसे एक समृद्ध और संपन्न व्यक्ति बना दिया। इतना ही नहीं, इसे इसकी योग्यता के कारण लॉर्ड की पदवी भी प्रदान की गई थी, इसीलिए इसे लॉर्ड क्लाइव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जब हम किसी का भी मूल्यांकन करते हैं तो खाली उसकी प्रशंसा ही नहीं या उसके गुणों को ही नहीं, उसके अवगुणों को भी देखा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं इसके गुणों की। आप देखिए, निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को यहाँ स्थापित करने और उसको सुदृढ़ता प्रदान करने का कार्य क्लाइव के द्वारा किया गया था और इसीलिए कई इतिहासकारों ने इसकी काफी प्रशंसा भी की है। अंग्रेज इतिहासकार जो है वो उसकी योग्यता को अपनी कलम से उतारने में पीछे नहीं हटे। इसी में आप देखिएगा, इसमें पिट ने, अंग्रेज विद्वान है पिट, उन्होंने कहा है कि यह स्वर्ग से जन्मा सेना नायक था। वही दूसरी ओर जो बेथम है, बेथम ने लिखा है ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति था। साथ ही साथ मैकॉले ने लिखा है हमारे टापू में शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में उससे बढ़कर हो। निसंदेह ये सारी प्रशंसा में जो उसके लिए कथन प्रस्तुत किए गए हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने अंग्रेजों के लिए ऐसी नींव प्रदान की थी जिसे लंबे समय तक कोई चुनौती नहीं दे सका था, तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही सही इन बातों में, इन कथनों में काफी सत्यता देखने को मिलती है। वही आप देखिएगा कि कई ऐसे लोग भी थे जो उसकी प्रशंसाओं को, उसकी बेवकूफी भी, उसके इस कार्य को बेवकूफी भी मानते थे। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि इस समय अवध के नवाब को और शाह आलम द्वितीय को जीवन दान देना उसकी बेवकूफी का परिचायक है। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को दिल्ली तक स्थापित कर लिया जाना चाहिए था और अवध का महत्वपूर्ण सूबा भी कंपनी के अधिकार में आ जाना चाहिए था, लेकिन क्लाइव द्वारा ऐसा न किया जाना उसकी अदूरदर्शिता का परिचायक था। लेकिन यदि हम इस समय दूसरा पक्ष देखें, क्लाइव के द्वारा ये किया गया कार्य निश्चित रूप से उसकी सूझबूझ का परिचायक था। किस रूप में? क्लाइव इस बात को भलीभांति जानता था कि कंपनी के पास इस समय साधनों का अभाव है और उन साधनों के अभाव में यदि यहाँ पर कंपनी अपने राज्य का विस्तार करती है तो कभी भी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में किसी भी कोई गलत रास्ते को चुनना स्वीकार नहीं कर सकता था। तो निश्चित रूप से ये उसकी सूझबूझ और उसकी दूरदर्शिता का परिचायक था। साथ ही साथ आप देखिएगा, अब हम यदि बात करें इसके अवगुणों की, ऐसा नहीं कि उसमें दोषों का अभाव था। आप देखिए, वो एक महान षड्यंत्रकारी, घूसखोर और रिश्वतखोर था। यदि हम सिराजुद्दौला के संबंध में उसका आकलन करें तो निश्चित रूप
से उसका एक महान धोखेबाज होना और उसका षड्यंत्रकारी होना सिद्ध होता है। इसी तरह से आप देखिएगा दीवान अमीचंद द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया था और संभवतः 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की विजय के लिए अमीचंद का भी योगदान रहा था। लेकिन इसके बाद भी अमीचंद के साथ जो किया गया वो क्लाइव के धोखे का ही एक रूप था। तो हम ये मानते हैं कि क्लाइव के अंदर गुण और अवगुण दोनों का ही समावेश था। आप देखिए जहाँ ये माना जाता है कि उसने एक अच्छी व्यवस्था प्रदान की, तो वहीं हम ये देखते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं के.एम. पणिक्कर। उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में जो राज्य था उसे डाकू राज्य की संज्ञा उनके द्वारा दी गई है। इस तरह से क्लाइव जो है गुण और अवगुण दोनों का उसमें समावेश था। जब क्लाइव वापस 1767 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो उसे संसद में जो कॉमन सदन था उसको सदस्य बनाया गया, उसकी काफी तारीफें की गई। लेकिन वहीं ब्रिटेन की संसद में कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए थे, रिश्वतखोर होने का, षड्यंत्रकारी होने का, और इन दोषों के कारण उसको काफी ग्लानि महसूस हुई थी। हालांकि बाद में इन सभी दोषों से उसे मुक्त कर दिया गया था, लेकिन उसने स्वयं स्पष्टीकरण भी दिया था कि उसने ब्रिटिश शासन के हित में ये सारे कार्य या इन अनैतिकताओं का सहारा लिया था। लेकिन वो इस सदमे को नहीं भूला और अंत में आप देखिएगा नवंबर 1774 ईस्वी में उसने स्वयं उस तरह से अपना गला रेत करके आत्महत्या कर ली थी। इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में एक नींव रखने, उसको सुदृढ़ता प्रदान करने का कार्य जिस लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था उसका अंत इतना दर्दनाक हुआ था। हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए क्योंकि थर्ड ईयर के एग्जाम्स की डेट भी आ गई है और जो भी आप लोग को कुछ समस्या हो, जो बच्चे इस साल एग्जाम देंगे तो आप कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।